मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मैकेनिक डीजल का एक क्वेश्चन पेपर जो लिया हमने 2024 के एग्जाम से। भाई जो एग्जाम 2024 में हुआ था सीबीटी एग्जाम, वो क्वेश्चन पेपर हमने लिया है। इसके 3 सेट हैं हमारे पास, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तीनों में क्वेश्चन अलग अलग आए थे क्योंकि सीबीटी एग्जाम अलग अलग डेट में होता है, तो अलग अलग डेट के बच्चों के लिए अलग अलग एग्जाम आए। तो तीनों सेट हम करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पहला सेट करेंगे और ये सेट हमारे भारत स्किल की ऐप पर भी अवेलेबल हैं। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो या मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास जो डिटेल है वो देख लेते हैं। लिखा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT इसको बोलते हैं 2024 फॉर द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, सीटीएस स्कीम, आईटीआई की स्कीम को बोला जाता है सीटीएस। और ट्रेड का नेम है मैकेनिक डीजल और ईयर है फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि 1 साल की ही ट्रेड है। मैक्सिमम मार्क्स है 150, पूरे 75 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं पूरे सेट में। हम इसको 3 पार्ट में करेंगे। पहले ट्रेड थ्योरी की बनाएंगे एक वीडियो, फिर WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक वीडियो बनाएंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 25 क्वेश्चनों की एक वीडियो बनाएंगे। क्योंकि जो ES है, ED है और WCS है, ये सभी ट्रेड के बच्चे देख सकते हैं, इनका सिलेबस कॉमन होता है, तो इसलिए मैं इनको अलग रख लूंगा। और जो दूसरी ट्रेड के बच्चों में ES, WCS, ED क्वेश्चन आए थे वो भी मैं करा दूंगा, ताकि मैकेनिक डीजल वालों को भी और ज्यादा फायदा हो सके अपने सेट के अलावा भी। तो आप ऐसे ही आपको एग्जाम में जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखोगे तो ऐसे ही आपकी 3 चीजें नोट करनी होंगी। पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव। 4 अल्टरनेटिव होंगे, आपने एक जो आपको लगता है सही ऑप्शन है उस पर टिक करना है। दूसरा है ईच क्वेश्चन या ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, 2 मार्क्स ईच। सभी क्वेश्चन के जो अंक है बराबर हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। देयर इज द नो नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आज करते हैं हमारी ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चनों को। तो ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन करते हैं और इसमें आप ये भी देखोगे, जिसने हमारे जो चैनल पे 28 वीडियोज हैं भाई, जिसने वो देख ली हैं या देखने वाला है, उसको पता लग जाएगा कि जो क्वेश्चन पेपर था 2024 का पूरा उन्हीं जो वीडियो मैंने कराई है उन्हीं क्वेश्चनों में से आया था। तो जिस बच्चे ने सारी वीडियो देख ली है, आप देखना कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। अगर आपने सभी वीडियो देखी हैं तो जब क्वेश्चन स्क्रीन पर खुलेगा तो उसका आंसर अपने दिमाग में सोचना है या कमेंट करके बताना मेरा आंसर देने से पहले, और फिर देखना है क्या आपका आंसर सही था या गलत था। इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो जाएगा। और जिस बच्चे ने ये 28 वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले वीडियोस देख ले और फिर ये सेट लगाए, उससे उसका जो प्रिपरेशन एग्जाम का वो बेटर हो जाएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी वीडियो पहले क्वेश्चन से। आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्क्रीन पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज द केमिकल हजार्ड, रासायनिक खतरा कौन सा है। भाई केमिकल हजार्ड के बारे में पूछा गया। ऑप्शन आपके पास है नॉइस, A2 है एक्सप्लोसिव, A3 है वाइब्रेशन और A4 है रेडिएशन। और इसमें ऑप्शन A1, A2, A3, A4 से पूछी गई है, ना कि ABCD से। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आपको ऑप्शन में मिलेंगी तो उसी पे टिक कर देना है। तो जो केमिकल हजार्ड है वो किससे रिलेटेड होता है, हमारा विस्फोटक से, एक्सप्लोसिव से रिलेटिव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा A2 हो जाएगा। A2 पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नीड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है एंड सेफ्टी है उसकी जरूरत क्यों है, स्वास्थ्य और सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। A1 है डिक्रीज द एम्प्लॉय मोराल, कर्मचारी का मनोबल घटता है। डिक्रीज द क्वालिटी, गुणवत्ता घटती है। A3 है रिड्यूस द एब्सेंटिज्म, अनुपस्थिति घटती है। और A4 है रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता घटती है। भाई अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सुरक्षा प्रदान करेगी तो उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, और उससे हमारा जो एब्सेंटिज्म है, अनुपस्थिति है, वो घटती है। अगर एम्प्लॉय कम बीमार होंगे तो वो एब्सेंट भी नहीं होंगे, छुट्टियां भी नहीं लेंगे, उनका मनोबल क्या होगा, इंक्रीज होगा, अगर सेफ्टी और हेल्थ सही है। तो इसका आंसर क्या टिक करेंगे हम, A3 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन को हम जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इनको मैं ऑलरेडी अपने 28 वीडियोज में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की शायद जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन 3 है व्हाट इज द बायोलॉजिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल खतरा कौन सा है। ऑप्शन है हमारी A1 स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान, A2 है सिकनेस यानी कि कोई रोग, और A3 है इन्फेक्शन, संक्रमण, और A4 है पुअर डिसिप्लिन यानी कि गरीब अनुशासन। तो जो बायोलॉजिकल हजार्ड है वो किससे रिलेटेड होता है, हमारा इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है, संक्रमण से रिलेटेड होता है, हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है। और बॉडी में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा A3 हो जाएगा। A पर
टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच वेस्ट ऑयल इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, किस प्रकार का अपशिष्ट ऑयल पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। A1 है नीम ऑयल, नीम का तेल, A2 है गिंगली ऑयल, A3 है यूज्ड इंजन ऑयल और A4 है हमारा कोकोनट ऑयल। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एनवायरमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक जो तेल है वो कौन सा होता है, यूज्ड इंजन ऑयल। जो इंजन ऑयल यूज कर लिया गया है, सर्विस के टाइम बाहर निकलता है, वो यूज्ड इंजन ऑयल हमारे एनवायरमेंट में अगर ऐसे ही फेंक दिया जाए तो उसके लिए क्या होता है, वो हानिकारक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा A3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन, What is the effect of airborne dust on the human health? हवा में उड़ने वाली धूल का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हमारे क्या खतरा हो सकता है। A1 है क्लोरा हो जाएगा, A2 है डेथ हो जाएगी, A3 है थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले की तकलीफ बढ़ जाएगी, A4 है राइज इन द ब्लड प्रेशर, रक्तचाप में वृद्धि होगी। तो जो डस्ट पार्टिकल है वो नाक के द्वारा हमारे गले में चले जाएंगे और हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाएगा, गले में तकलीफ हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे भी आसान क्वेश्चन है, ड्राइंग में देखते ही पता लग गया होगा आपको। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी डिवाइस शोन इन द फिगर, चित्र में दिखाया गया सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है। भाई ये क्या है, इसका नाम आपने बताना बहुत आसान है, देखते ही पता लग गया होगा। तो ये क्या, हमारे गोगल्स हैं, सेफ्टी गोगल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन दिस पार्ट ऑफ बॉडी ब्लीड प्रोफ्यूजली इट इज कंसिडर्ड सीरियस एंड नीड प्रोफेशनल अटेंशन। भाई जब शरीर के इस हिस्से में खून बहता है तो उसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑप्शन आपके पास है, A1 लेग में अगर खून बहता तो ये सीरियस है, A2 है हमारा नी यानी कि घुटना, A3 है रिस्ट यानी कि कलाई, A4 है हमारा थाई यानी कि जांग। तो इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझा था। अगर रिस्ट यानी कि कलाई में खून बहता है तो ये थोड़ा सा गंभीर मामला होता है, तो इसको तुरंत हमें पेशेवर डॉक्टर को दिखाना होता है। क्योंकि आपने देखा होगा तो हाथ की जो ये नस होती है, यहाँ अगर वो कट लग जाए, चीरा लग जाए तो इससे हमारी मौत तक हो सकती है। तो इसलिए जो कलाई से खून बहता है तो उसको थोड़ा सा गंभीर मामला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन, What is the ट्रीटमेंट फॉर द बर्न एंड स्काल्डेड हैंड, जले और झुलसे हुए हाथों का इलाज क्या है। अगर भाई किसी कारणवश किसी कर्मचारी का हाथ जल जाए, झुलस जाए तो उसका इलाज क्या है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दी गई है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा, वॉश बर्न्ड हैंड विद द कोल्ड वाटर। जले हुए हाथ को ठंडे पानी से ढक देंगे या ठंडे पानी से उसमें डुबो देंगे, जिससे थोड़ा सा बॉडी में पेन में रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा A3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन इफ द इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम इज अनेबल टू रिलीज हिज ग्रिप फ्रॉम द कंडक्टर। भाई अगर बिजली का झटका पीड़ित चालक से अपनी पकड़ को मुक्त करने में असमर्थ है तो क्या किया जाना चाहिए। यानी कि किसी कर्मचारी को या किसी एम्प्लॉय को बिजली का झटका लगा हुआ है और बिजली के उस कंडक्टर को जब उसने छुआ था उसी की पकड़ में वो छूट नहीं पाया है, तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे, टर्न ऑफ द पावर, बिजली को बंद कर देंगे। यानी कि बिजली की सप्लाई बंद हो जाएगी और फिर आसानी से उसको हम हटा लेंगे उस एम्प्लॉय को। तो बहुत आसान आंसर था, टर्न ऑफ द पावर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन, हाउ आर वेस्ट ऑयल डिस्पोज्ड। अपशिष्ट तेलों का निस्तारण कैसे किया जाता है। भाई जो अपशिष्ट ऑयल है, यूज्ड ऑयल है, जिसका यूज कर लिया, खराब हो चुका है, तो उसका जो निस्तारण है, डिस्पोज्ड है, वो कैसे किया जाता है। A1 है हैंड ओवर बैक टू द कस्टमर, कस्टमर को वापस दे देंगे, जी नहीं। थ्रो द रिमूव्ड ऑयल इन द ड्रेन, हटाए गए तेल को नाली में फेंक देंगे, बिल्कुल भी नहीं, एनवायरनमेंट के लिए खराब होता है। कीप इन स्मॉल कंटेनर इन द रिमोट कॉर्नर, किसी दूर दराज छोटे कंटेनर में कोनों में रख देंगे, जी नहीं। डिस्पोज टू द लाइसेंस्ड वेंडर, इसे लाइसेंस प्राप्त विक्रेता को बेच देंगे, बिल्कुल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। जो यूज्ड ऑयल है उसको लेने के लिए भी हमारे वेंडर होते हैं जिनके पास एक लाइसेंस होता है, उसको वो रीयूज करते हैं या कहीं और उसका प्रयोग करते हैं, एनवायरनमेंट में नहीं फेंकते। तो ऐसे तेल को हम क्या करते हैं, ऐसे विक्रेता को बेच देते हैं जिसके पास लाइसेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, विच ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इन्वॉल्व द टॉक्सिक। भाई किस व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे में विषाक्त शामिल होता है। टॉक्सिक किस में होता है, फिजिकल हजार्ड में, जी नहीं। केमिकल हजार्ड, जी हाँ। जो केमिकल है इसमें देख भी सकते हो यहाँ पर रासायनिक खतरा, तो रसायन जहां होंगे वहां पर टॉक्सिक भी वो हो सकता है। तो केमिकल हजार्ड किस में आ जाएगा हमारा, इसका आंसर A2 हो जाएगा। तो ये हमारा टॉक्सिक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, विच सेफ्टी इन्वॉल्व्स वियरिंग शूज इन द वर्कशॉप। वर्कशॉप में जूते पहनने से कौन सी सुरक्षा होती है। भाई अगर जूता पहनता है एम्प्लॉय तो उसकी सुरक्षा कौन सी होती है, जर्नल सेफ्टी, जी नहीं। पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा, हाँ। यही आंसर हो जाएगा। जूते पहनता है
तो उसमें एम्प्लॉय की खुद की ही सुरक्षा है, उसके पैर पे अगर किसी कारणवश से कोई वेट गिर जाए तो उसके पैर का बचाव हो जाएगा, सेफ रहेगा। तो ये पर्सनल सेफ्टी में आएगा, व्यक्तिगत सुरक्षा में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा A2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, व्हाट इज द एम ऑफ द फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? भाई अगर किसी को कुछ चोट लग जाए, उसको फर्स्ट एड दिया जाता है, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है? ऑप्शन A1 है हमारा वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण, जी नहीं। प्रिजर्व द लाइफ, जीवन की रक्षा, जी हाँ, यही होता है कि उसकी जीवन की रक्षा की जाती है। भाई पहले एक हल्का सा ट्रीटमेंट, उसको फर्स्ट एड दिया जाता है ताकि उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाए, आराम लगे और डॉक्टर को बुलाने का या डॉक्टर तक ले जाने का उसका समय मिल सके। तो प्रिजर्व द लाइफ, जीवन की रक्षा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं जो अपने 28 वीडियोज करा रखी हैं आप लोगों को, उसी में से पूछे जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन आते भी होंगे जिसने 28 वीडियोज हमारी देखी हैं। और आप देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, विच ऑक्यूपेशनल मैकेनिकल हजार्ड? व्यवसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा? भाई मैकेनिकल हजार्ड कौन सा है इनमें से? सिकनेस यानी कि रोग, जी नहीं। करंट लीकेज, जी नहीं। अनगार्डेड मशीनरी, गैर पंजीकृत मशीनरी, यस। अगर अनगार्डेड मशीनरी है, उस पर गार्ड नहीं लगे हैं, तो चोट लगने का खतरा रहेगा, यांत्रिक खतरा इसको कहा जाएगा, यानी कि मैकेनिकल हजार्ड में ये आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? A3 हो जाएगा। A3 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, which type of personal protection is recommended to handle the load with the rough surface and the pointed projection? भाई अगर सतह खुरदरी है और नुकीली है तो उस प्रकार के भार को संभालने के लिए किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा की सिफारिश की जाती है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पेपर ग्लव, कागज के दस्ताने पहनेंगे, जी नहीं, फट जाएंगे। रबर के ग्लव पहनेंगे, जी नहीं, ये भी थोड़ा सा यूज करने के बाद फट जाएंगे। लेदर ग्लव, चमड़े के दस्ताने, बिल्कुल। A3 इसका आंसर हो जाएगा। जिसके सिरे नुकीले हैं, उस तरह का भार उठाने के लिए, खुरदरी सतह है, उस तरह का भार उठाने के लिए हम कौन से दस्ताने पहनेंगे? लेदर के, चमड़े के दस्ताने पहनेंगे, जिससे हमारे हाथों की सेफ्टी रहेगी। तो इसका आंसर हमारा A3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, विच PPE इज यूज फॉर द नोज प्रोटेक्शन? नाक की सुरक्षा के लिए किस प्रकार का PPE क्या होता है भाई? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, यानी कि किस प्रकार के पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है नाक की सुरक्षा के लिए? ऑप्शन A1 है ग्लव्स, दस्ताने, जी नहीं, दस्ताने हाथों में पहने जाते हैं। गोगल्स, आंखों पर पहने जाते हैं। एप्रन, पूरे शरीर का बचाव करता है, ये भी नहीं होगा। मास्क, मुखौटा, जी हाँ, यही इसका आंसर हो जाएगा। A4 पर टिक करेंगे। मास्क जो लगता है वो नाक की प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, इसमें भी हमारा PPE के बारे में पूछा गया है। विच PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द बॉडी प्रोटेक्शन? शरीर की सुरक्षा के लिए कौन से PPE का उपयोग किया जाता है पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए? तो लेदर एप्रेन इसका आंसर हो जाएगा। लेदर एप्रेन पहना जाता है और हमारी पूरी बॉडी की वो सुरक्षा करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। A1 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, विच PPE इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हॉट पार्टिकल हजार्ड? गर्म कणों के खतरे से बचाने के लिए किस प्रकार का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है अगर वहां पर जो पार्टिकल है गर्म है? ईयर प्लग, कान के प्लग, जी नहीं। नोज मास्क, जी नहीं। लेदर एप्रेन, यस। लेदर एप्रेन ही पहना जाता है। जैसे वेल्डिंग करते हुए देखा होगा आपने, तो वेल्डिंग अगर छिट्टे लगते हैं तो उस पर जो लेदर एप्रेन होता है उसी पर लग के वो खत्म हो जाते हैं। अगर वो ना पहना हो, हमारे कपड़े जल सकते हैं और व्यक्ति में भी आग लग सकती है। तो हम क्या पहनते हैं? लेदर एप्रेन पहनते हैं हॉट पार्टिकल से बचने के लिए। A3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, इसमें पूछा गया है विच PPE इज यूज्ड टू प्रिवेंट द टॉक्सिक फ्यूम? अगर टॉक्सिक फ्यूम है, विषाक्त धुआं है, तो उसको रोकने के लिए क्या प्रोटेक्शन का उपयोग किया जाता है? अब अगर देखो विषाक्त धुआं है तो वो नाक के थ्रू जाने का उसके चांसेस रहते हैं, तो प्रोटेक्शन हमारे नाक की करनी है। तो इसका भी आसान आंसर होगा हैंड स्क्रीन, जी नहीं, हाथ की स्क्रीन। रेस्पिरेशन पैड, श्वसन पैड, यस। रेस्पिरेशन पैड लगाए जाएंगे ताकि नाक के द्वारा जब हम रेस्पिरेशन करें, सांस ले, तो वो जो विषाक्त धुआं है हमारे अंदर ना जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? A2 हो जाएगा। A2 पे टिक करेंगे। आसान क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है बहुत सारे क्वेश्चन उसके पूछे गए हैं, तो सारे हमें पता होने चाहिए। आसानी क्वेश्चन है हालांकि। 20th क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 5S कॉन्सेप्ट? जो हमारा 5S अवधारणा है उसके लाभ क्या हैं? 5S एक कॉन्सेप्ट दिया गया था जापान के द्वारा, इसमें 5S पूछे जाते हैं। तो इनका जो उपयोग किया जाता है वो होता है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की वृद्धि करने के लिए। तो देख लो ऑप्शन में, ये रहा हमारा A4, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि होती है अगर हम 5S का प्रयोग करते हैं कंपनीज में। मोस्टली कंपनियों में इसका प्रयोग किया भी जाता है। अलग से मैं कभी समझाऊंगा 5S क्या होते हैं और ये कैसे यूज किए जाते हैं।
तो आपको पता भी होना चाहिए। तो A4 इसका आंसर हो जाएगा। जो बेनिफिट पूछा गया था 5S का, वो क्या, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि करना इसका फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर द सीवियर ब्लीडिंग। अगर भाई गंभीर रक्तस्राव हो रहा है, खून बह रहा है, तो उसमें प्राथमिक चिकित्सा क्या रहेगी। ऑप्शन A1 है लोअर द इंजर्ड बॉडी, घायल शरीर को नीचे करेंगे, जी नहीं। अप्लाई प्रेशर टू द वुंड, यस, घाव पर दबाव डाल देंगे। भाई आपने देखा होगा कभी आपको हल्की फुल्की चोट लग जाती है, तो अगर आप उसको प्रेशर से दबा लेते हो तो खून का जो स्त्राव है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ भी वही करेंगे फर्स्ट एड, अप्लाई द प्रेशर टू द वुंड, हाथ से या कपड़े से उसको दबाव में डाल देंगे, जिससे खून का स्त्राव थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो A2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स शोन इन द फिगर। तो ये आपको वर्नियर कैलिपर है दिया गया है, और जो ये पार्ट है इसका नाम एक्स ये पूछा गया है, ये क्या होता है। ऑप्शन आपके पास है बीम, जी नहीं। फिक्स्ड जा, ये भी नहीं। वर्नियर स्केल, जी नहीं। डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, यस। ये जो हमारा पार्ट है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, डेप्थ को मेजर करने के यूज में लाते हैं, गहराई को मापने का इसका प्रयोग किया जाता है इस वाले पार्ट। तो A4 इसका आंसर हो जाएगा। जो ये पार्ट है इसको डेप्थ मेजरिंग ब्लेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। भाई ये जो पार्ट दिया गया है, ये जो फिगर दी गई है, ये है हमारी डेप्थ माइक्रोमीटर की, और ये वाला जो पार्ट है इसके बारे में पूछा गया, इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है कैप, टोपी, जी नहीं, टोपी ऊपर होती है। लॉक यानी कि ताला, यस, ये इसका नाम है। A2 ये लॉक होता है, जब हम इससे मेजरमेंट करते हैं तो ये लॉक करने के काम आता है। तो A2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 को देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। जो माइक्रोमीटर का मीट्रिक में न्यूनतम गणना कौन सी होती है। लिस्ट काउंट उसे कहते हैं जो कोई इंस्ट्रूमेंट कम से कम मेजरमेंट कर सकता है। तो जो लिस्ट काउंट है माइक्रोमीटर का, आपने याद भी रखना है, वो होता है 0.01 mm मिलीमीटर में। ये आंसर आएगा। A1 पर टिक करें। तो याद रखना, किसी प्रकार का भी आउटसाइड या इनसाइड माइक्रोमीटर पूछा जाए तो मीट्रिक में उसकी जो लिस्ट काउंट है 0.01 mm ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, which part ensure the uniform pressure on the measuring face of the outside micrometer। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उस पर मापते समय समान दबाव कौन सुनिश्चित करता है, यानी किसके द्वारा बराबर उस पे दबाव दिया जा सकता है। बैरल, जी नहीं। स्पिंडल, जी नहीं। थिम्बल, जी नहीं। रेचेट स्टॉप, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। रेचेट स्टॉप क्या करता है, जिसकी मेजरमेंट करनी हो तो उसको मूव करते हैं, जब वो एग्जैक्ट पोजीशन पे चला जाता है उसके बाद वो फ्रीली घूमना शुरू कर देता है, तो वो क्या करता है, एक हल्का सा दबाव डालता है और सुनिश्चित करता है कि हमारी जो रीडिंग है प्रॉपर है। तो A4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, विच इज द मेजरिंग फेस ऑफ द माइक्रोमीटर। भाई माइक्रोमीटर में निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है, यानी फिक्स्ड मेजरिंग फेस कौन सा होता है, ये पूछा गया है किसमें, माइक्रोमीटर में। A1 ऑप्शन है एनविल यानी कि निहाई, यस, यही आंसर भी हो जाएगा। भाई जो माइक्रोमीटर होता है इस प्रकार से आपने देखा होगा, तो माइक्रोमीटर में यहाँ जो पार्ट होता है ये फिक्स होता है, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड मेजरिंग फेस, और इधर वाला जो पार्ट होता है वो मूविंग होता है, तो एनविल इसका नाम होता है, इसी को बोलते हैं फिक्स्ड मेजरिंग फेस। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, A1 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, विच इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया एक्स का नाम बताना। भाई ये माइक्रोमीटर ही है, और अभी पिछले उसमें हमने क्या था, यहाँ होता है एनविल, भाई ये फिक्स्ड होता है, लेकिन अब इसके बारे में पूछा गया ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, तो एनविल तो ये नहीं होगा, फ्रेम, यस, ये क्या होता है, हमारा फ्रेम होता है हमारे माइक्रोमीटर का। तो A2 पर टिक करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 28। देखो माइक्रोमीटर के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी पार्टों के नाम आपको पता होने चाहिए। अब ये जो वाला पार्ट है इसका नाम पूछा गया है, तो आपने अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था इसका नाम क्या होता है, एनविल होता है, फिक्स्ड पार्ट होता है। तो एनविल के 2 क्वेश्चन आए हैं, A1 इस पर टिक करेंगे हम इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 थिम्बल डिवीजन रीडिंग इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाहरी माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मान क्या है। जो एक थिम्बल की रीडिंग है वो हमारे, जिसमें अगर 50 डिवीजन होती हैं तो उसमें होती है हमारी 0.01 mm, जो कि लिस्ट काउंट भी होता है हमारे माइक्रोमीटर का। तो लिस्ट काउंट पूछे या 1 थिम्बल में डिवीजन पूछे तो आंसर हमारा 0.01 mm ही होगा। तो 1 थिम्बल डिवीजन की जो रीडिंग होती है वो ये होती है, और इसी को हम लिस्ट काउंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। ये डायल बोर गेज दिया गया है, इसमें जो ये पार्ट है जिसको एक्स कहा गया है इसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास स्पिंडल, जी नहीं, स्पिंडल ये बीच में होता है। प्लंजर, ये भी नहीं है। सेंटर सूज, यस, ये सेंटर सूज होता है, सेंटरिंग करने के काम आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A3 हो जाएगा। A3 पर टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 में देखते हैं, इसमें भी एक्स का नाम पूछा गया। ये भी डायल गेज इंडिकेटर है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो ये होता है हमारा प्लंजर, देख लेते हैं कहां पर, एनविल जी नहीं, स्टैम्प करना जी नहीं, प्लंजर यस, ये होता है हमारा प्लंजर। A3 इसका आंसर हो जाएगा। ये ऊपर नीचे मूव करता जब हम रीडिंग लेते हैं, तो A3 पर टिक करेंगे इस पार्ट का नाम। तो भाई जो ऑपरेटर्स हैं इनके सभी पार्टों के आपको नाम पता होने चाहिए, कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32, विच इज मेजर्ड बाय द फिलर गेज। फिलर गेज से किसे मापा जाता है? फिलर गेज का आपको पता है, ऐसे पत्तियां होती हैं, अलग अलग उसके थिकनेस होती हैं, और तो इसे क्या मापा जाता है? रेडियस जी नहीं, स्क्रू पिच जी नहीं, सरफेस रफनेस जी नहीं, गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट यस। दो जो मेटिंग पार्ट होते हैं उनके बीच में कितना गैप है, इससे फिलर गेज से वो मापा जाता है। तो A4 पर टिक करेंगे, फिलर गेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 में पूछा गया है, विच मार्किंग मीडिया इज यूज्ड फॉर मशीन फिनिश सरफेस। मशीन से तैयार सतह के लिए किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? मार्किंग करने के लिए हम एक अलग अलग मीडिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया जो फिनिश्ड पार्ट है उसमें किस प्रकार के मीडिया का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पर्सियन ब्लू, यानी कि हल्का नीला, जिसको कह सकते हैं प्रूसियन ब्लू। याद रखना भाई, जो फिनिश्ड पार्ट है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा A2 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 34 में पूछा गया है, विच मार्किंग डिवाइस इज यूज्ड टू स्क्राइब द सर्कल। किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है? भाई सर्कल को ऐसे स्क्राइब करना हो तो उसके लिए कौन से मार्किंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास है, जेनी कैलिपर जी नहीं, इनसाइड कैलिपर जी नहीं, स्प्रिंग डिवाइडर यस, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो स्प्रिंग डिवाइडर है वो सर्कल बनाने के काम आता है, सर्कल स्क्राइब करने के काम आता है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35, इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर। ये जो कैलिपर दिखाया गया है इसका नाम क्या है? तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर। देखो भाई, ये पहली तो बात है, ये किसके लिए है? आउटसाइड के लिए। अगर इनसाइड होता तो ये जो कोने हैं ये बाहर की तरफ होते, ये ऐसे होते, ये अंदर की तरफ है, यानी कि आउटसाइड कैलिपर है। और यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग ज्वाइंट है, इसलिए स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर इसको कहेंगे। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, A4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 36, व्हाट इज द एंगल ऑफ द प्रिक पंच। जो प्रिक पंच होता है उसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या 180। तो जो प्रिक पंच होता है उसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है, आपने याद रखना। और जो सेंटर पंच होता है उसका 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ प्रिक पंच पूछा गया तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। A1 पर टिक करेंगे, A1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हैमर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट। इस पार्ट का नाम पूछा गया, जो ऊपर वाला सिरा है इसको क्या कहेंगे? फेस जी नहीं, फेस इधर होता है। पिन बिल्कुल, ये क्या कहलाएगा? पिन इसको बोलते हैं, तो A2 पे टिक करेंगे। चिक भी नहीं है, आई होल यहाँ होता है, चिक भी ये नीचे होता है, तो चिक भी नहीं है, तो ये क्या हमारा पिन है, इसीलिए इसको पिन बॉल हैमर कहा जाता है। भाई यहाँ पर ये क्या है? पिन है, तो A2 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा थ्योरी पार्ट से, अगर देखा जाए तो 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 38 में है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर शोन इन द फिगर। जो प्लायर है इसका नाम पूछा गया है। स्लिप ज्वाइंट प्लायर है जी नहीं, एंड कटिंग प्लायर है यस, यही इसका आंसर हो जाएगा। एंड कटिंग वायर की एंड कट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और शायद मैंने ये जो वीडियो कराई गई है हमारी 28, उसमें एक क्वेश्चन आता है और ये मैंने गलती से इसको हमें साइड कटिंग प्लायर बताया, तो इसको देख लेना, लेकिन ये एंड कटिंग प्लायर होता है। A2 पर क्लिक करेंगे, इसके लिए भी ये आंसर हमारा A2 रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने किए 38 क्वेश्चन थ्योरी के, और 38 क्वेश्चन ये आएंगे। देख लिया आपने, बहुत आसान पेपर आया, और सारा का सारा पेपर हमने जो क्वेश्चन कराए हैं 28 वीडियोज में वहीं से आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि 2025 में भी वहीं से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन आएंगे हमारे, वो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और ED के। अगली वीडियो में हम वो करेंगे, उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और पता लग गया होगा कहां से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जिसने वो 28 वीडियो देखे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन उसको आते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और जिसको भी अगर आप चाहते हो कि मैं इस PDF को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूं, तो कमेंट करके बताएं कि टेलीग्राम पे ये PDF शेयर कर दो सर। और कमेंट करके ये भी बताओ कि जिसके सेट 2 है और सेट 3 है वो कराने की जरूरत है या नहीं। आपको अंदाजा एक वीडियो से अगर हो जाता है तो मुझे वो 2 सेट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि 2 सेट और कराऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने दूसरे साथियों के साथ भी इन वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर कर देना। तो धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।